जो राज्य भूख से तड़प रहा है और जहां लोग खाने की चोरी करने को मजबूर हैं, उस राज्य का राजा इसी लायक है। जरा सोचिए, ये कोई किसी बड़े दार्शनिक या ज्ञानी के शब्द नहीं है। ये तो राजा राजा का खेल खेल रहे एक छोटे से बच्चे के मुंह से निकली एक बेहद गहरी बात है, जो खेल खेल में न्याय करते हुए खुद को ही कोड़े मारने की सजा सुना रहा था। खैर, रास्ते से गुजरते हुए महान विद्वान चाणक्य की नजर जब इस बच्चे पर पड़ी तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। और सच कहूं तो यहीं से एक ऐसे अकल्पनीय सफर की शुरुआत हुई जिसने हमेशा के लिए भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। आज की इस विश्लेषण में हम इसी अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक बेहद साधारण से बच्चे की, जो आगे चलकर बना एक विशाल साम्राज्य का संस्थापक, भारत का पहला असली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बेहतरीन कूटनीति, अकल्पनीय सैन्य विस्तार और जीवन के आखिरी पलों में एक ऐसे चौंका देने वाले आध्यात्मिक मोड़ की कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे इस महान राजा के उदय की, नंद साम्राज्य के अंत की, साम्राज्य के विशाल विस्तार की, उनके प्रशासन की, उनके निजी जीवन और बिंदुसार की, और अंत में उनके उस ऐतिहासिक त्याग की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके उदय की। एक बेहद साधारण शुरुआत। इस पूरी कहानी का बीज तब बोया गया था जब क्रूर राजा धनानंद ने राजगुरु चाणक्य को भरी सभा में बुरी तरह अपमानित किया था। अपना अपमान सहने के बाद जब चाणक्य दरबार से निकले, तब उन्हें पाटलिपुत्र के पास वो असाधारण बच्चा मिला। अब इस बच्चे की शुरुआत देखिए, बेहद संघर्षपूर्ण थी। मौर्य क्षत्रिय वंश के उनके पिता जन्म से पहले ही एक युद्ध में मारे जा चुके थे। उनकी मां मुरा नंदवंश में महज एक दासी थीं। हालात कुछ ऐसे बने कि इस बच्चे को एक चरवाहे परिवार ने गोद लिया और पाला। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। चाणक्य ने इस बच्चे की छिपी हुई क्षमता को पल भर में पहचान लिया। उन्होंने उसे अपनाया और एक राजा के रूप में तैयार करने के लिए सीधा तक्षशिला ले गए। अब आते हैं नंद साम्राज्य के अंत पर, जहां हमें मिलती है रणनीति की एक बहुत ही शानदार सीख। तक्षशिला में कड़ी शिक्षा पूरी होने के बाद लक्ष्य बिल्कुल साफ था, नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकना। लेकिन धनानंद की विशाल सेना और उनके बेहद चतुर मंत्री अमात्य राक्षस को हराना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सच तो ये है कि शुरुआत में चाणक्य और चंद्रगुप्त को कई करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हमें बताता है कि उन्होंने अपनी हार से कैसे सीखा। हुआ यूं कि एक रात वे भेष बदलकर एक घर में रुके हुए थे, जहां एक बच्चा गर्म खिचड़ी खा रहा था। जैसे ही उस बच्चे ने अपना हाथ सीधे खिचड़ी के बीच में डाला, उसका हाथ बुरी तरह जल गया। तब उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा कि बेवकूफ, खिचड़ी हमेशा किनारे से खानी चाहिए। बस यहीं पर चाणक्य के दिमाग की बत्ती जली। ये छोटी सी घरेलू घटना उनकी सैन्य रणनीति की सबसे बड़ी खामी को उजागर कर रही थी। वे समझ गए कि बिल्कुल उस गरम खिचड़ी की तरह ही वो भी नंद साम्राज्य के मजबूत केंद्र पर सीधा हमला करने की सबसे बड़ी गलती कर रहे थे, और इसीलिए बार बार हार रहे थे। सही रणनीति तो ये थी कि पहले सीमाओं को, यानी किनारों को जीता जाए। है ना कमाल की बात? इस नई समझ के साथ उन्होंने पूरी की पूरी रणनीति ही पलट दी। सबसे पहले उन्होंने हिमालयी क्षेत्र के राजा पर्वतक और अन्य छोटे छोटे स्थानीय शासकों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए। उसके बाद सिकंदर के जाने के बाद जो विदेशी गवर्नर वहां खुद को राजा मान बैठे थे, उन्हें चुन चुनकर एक एक करके हराया। और फिर जब सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हो गईं और उनके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई, तब जाकर उन्होंने कमजोर हो चुके नंद साम्राज्य के केंद्र पर अपना असली और आखिरी हमला किया। अंततः 322 ईसा पूर्व में धनानंद मारा गया और नींव रखी गई एक नए युग की, मौर्य साम्राज्य की। आगे बढ़ते हैं साम्राज्य के विस्तार पर, अखंड भारत का निर्माण। आपको क्या लगता है, नंद साम्राज्य का अंत मंजिल थी? बिल्कुल नहीं, वो तो महज एक शुरुआत थी। चंद्रगुप्त का लक्ष्य तो पूरे उपमहाद्वीप में अपना परचम लहराना था। उत्तर पश्चिम की तरफ सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने इस युद्ध में न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि सिंधु घाटी और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि सेल्यूकस को समझ आ गया कि इस नए सम्राट के साथ दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती ही ठीक है। इसी शानदार कूटनीति के चलते चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की बेटी हेलेना से हुआ।
सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम के एक मशहूर राजदूत को भी दरबार में भेजा, जिन्होंने बाद में भारत पर इंडिका नाम की किताब लिखी। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? पूरे 500 खूंखार युद्ध खाती। इन जीतों और कूटनीतिक चालों ने मिलकर एक विशाल अखंड भारत का सपना सच कर दिया। जरा सोच कर देखिए, इस साम्राज्य के आकार को, ये अफगानिस्तान की वादियों से लेकर बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के डेक्कन के पठारों तक फैला हुआ था। सिकंदर के बाद पूरे एशिया में पहली बार इतना विशाल और एक सूत्र में बंधा हुआ साम्राज्य खड़ा हुआ था। अब बात करते हैं प्रशासन और शासन की, एक बेहतरीन व्यवस्था। अब एक बड़ा सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि कोई अकेला इंसान इतने विशाल और अलग-अलग संस्कृतियों वाले भूभाग पर सफलतापूर्वक राज कैसे कर सकता है? इसका जवाब चाणक्य के लिखे अर्थशास्त्र की उस कमाल की प्रशासनिक व्यवस्था में छिपा है। इस विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 अलग-अलग प्रांतों में बांट दिया गया था। उत्तर का काम तक्षशिला से, दक्षिण का सुवर्णगिरी से, पूर्व और केंद्र का काम पाटलिपुत्र से और पश्चिम का उज्जैन से संभाला जाता था। हर प्रांत में एक योग्य प्रतिनिधि बैठाया गया, लेकिन पूरी व्यवस्था का कंट्रोल मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र के ही हाथों में था, बिल्कुल एक कॉर्पोरेट मशीन की तरह। सच कहूं तो ये भारत का एक तरह का स्वर्ण युग था। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या थी पता है? इतने बड़े साम्राज्य में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण और आजीवक सभी धर्मों के लोग बिना किसी मनमुटाव के पूरी शांति के साथ एक साथ रह रहे थे। व्यापार और परिवहन को आसान बनाने के लिए पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक एक बहुत ही विशाल राजमार्ग बनाया गया था। इसके अलावा बेहतरीन सिंचाई प्रणालियों और खदानों का भी विकास हुआ। अर्थव्यवस्था हो या बुनियादी ढांचा, पूरे साम्राज्य में एक गजब की एकरूपता थी जो इसे बिना किसी रुकावट के दौड़ा रही थी। लेकिन ठहरिए, अब आते हैं निजी जीवन व बिंदुसार पर एक शाही त्रासदी। सत्ता और साम्राज्य की इस पूरी चमक दमक के पीछे एक ऐसा स्याह और डरावना पहलू भी था जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं छिप जाता है। देखिए, मुकुट पहनने का मतलब सिर्फ राज करना नहीं होता, इसके साथ 24 घंटे अपनी हत्या का खौफ भी जुड़ा होता है। इस डर से अपने राजा को बचाने के लिए चाणक्य ने एक बेहद गुप्त और खतरनाक प्लान बनाया। वो क्या करते थे कि राजा के खाने में रोजाना बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, मतलब बहुत ही थोड़ा सा जहर मिलाते थे। ऐसा इसलिए ताकि चंद्रगुप्त के शरीर को जहर की आदत पड़ जाए, वो इम्यून हो जाए और कोई दुश्मन उन्हें जहर देकर न मार सके। लेकिन एक दिन एक भयंकर भूल हो गई। चंद्रगुप्त की अपनी पहली पत्नी रानी दूरधरा, जो उस समय गर्भवती भी थीं, उन्होंने अनजाने में राजा के लिए रखा हुआ वही जहरीला खाना खा लिया। जब तक चाणक्य को इस बात की भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर रानी के शरीर में फैल चुका था और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तब मगध के होने वाले वारिस को बचाने के लिए चाणक्य ने पलक झपकते ही एक बेहद खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने अपनी ही तलवार निकाली और रानी का पेट चीरकर उस अजन्मे बच्चे को बाहर निकाल लिया। इस भयानक और आपातकालीन प्रक्रिया में रानी दूरधरा की तो जान चली गई, लेकिन उस वारिस को बचा लिया गया। हालांकि जहर की एक छोटी सी बूंद, जी हाँ, सिर्फ एक बिंदु, उस नवजात शिशु के माथे पर गिर गई थी, जिससे वहां हमेशा के लिए एक नीला निशान बन गया। और बस इसी वजह से इस बच्चे का, जो आगे चलकर अगला महान राजा बना, नाम बिंदुसार रखा गया। सत्ता की कितनी भारी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है, ये घटना उसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। और अब अंत में बात करते हैं उनके अंतिम दिन और त्याग की। एक ऐसा प्रस्थान जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब हम इस असाधारण जीवन के सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले अध्याय पर आ गए हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने सब कुछ जीत लिया हो, वो अचानक सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाए। लगभग 24 साल तक राज करने के बाद जब बिंदुसार बड़े हो गए, तो चंद्रगुप्त ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, इस अकल्पनीय रूप से विशाल साम्राज्य का मुकुट अपने बेटे के सिर पर रख दिया। वे पाटलिपुत्र के महल, वो ऐशो आराम, सब कुछ छोड़कर मशहूर जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े और श्रवणबेलगोला की एक छोटी सी गुफा में उन्होंने एक आम तपस्वी का जीवन अपना लिया। और उनके अंतिम दिन वो तो और भी ज्यादा कठोर थे। उन्होंने जैन धर्म की एक अत्यंत कठिन आध्यात्मिक प्रथा का पालन किया, जिसे सल्लेखना कहा जाता है। शायद आप में से कुछ लोग जानते हों, ये एक ऐसी प्रथा है
जिसमें अपने शरीर और कर्मों को शांतिपूर्वक त्यागने के लिए स्वेच्छा से तब तक उपवास किया जाता है, यानी तब तक कुछ नहीं खाया जाता जब तक कि प्राण न निकल जाएं। और इसी तरह 297 ईसा पूर्व में इसी कठोर व्रत का पालन करते हुए भारत के पहले सम्राट ने अपने प्राण त्याग दिए। इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को जानने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में गूंजता है। जिस इंसान ने अपने जीवन का हर एक पल सत्ता हासिल करने, अपने साम्राज्य को अकल्पनीय सीमाओं तक फैलाने और पूरे उपमहाद्वीप को अपने कदमों में झुकाने में लगा दिया, उसी इंसान को अपनी अंतिम और सबसे बड़ी विजय, सब कुछ त्याग देने और खुद को भूखा रखकर मृत्यु को गले लगाने में कैसे मिली? क्या सच्ची ताकत सब कुछ मुट्ठी में कर लेने में है, या एक दिन उस सब को अपनी ही इच्छा से छोड़ देने में? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। आप क्या सोचते हैं?